अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। भारत के खिलाफ साजिश रचना पाकिस्तान की फितरत हो चुकी है। हिंदुस्तान को आतंकी हमलों से दहलाना पाकिस्तान का मकसद बन गया है। बेईमानी, दो मुहापन और बेगुनाहों का खून बहाना पाकिस्तान का चरित्र बन चुका है। कश्मीर से आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। बॉर्डर से हर पाकिस्तानी घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसलिए बौखलाया पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद की मदद से भारत में आतंकी साजिशों के जाल बुनने में लगा है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पल रही डी कंपनी की उसी घिनौनी करतूत की गवाह हैं। ये पाकिस्तानी साजिश के उस ट्रिपल अटैक की तस्वीरें हैं जिसका टारगेट था हिंदुस्तान। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी त्योहारों में भारत को दहलाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मल्टी स्टेट ऑपरेशन में उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी साजिश का भांडा फोड़ कैसे हुआ, कैसे उनको धरा गया, डी कंपनी से तार कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे यह दिखा रहा है कि दशकों से सोई हुई डी कंपनी एक बार फिर से जाग रही है। टेरर का ट्रिपल अटैक, भारत में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश था आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में होने वाले बीजेपी किसान सम्मेलन में धमाके की योजना थी। काशी, मथुरा, अयोध्या और विंध्याचल में धमाके का प्लान था। नवरात्र में दुर्गा पंडाल और बाजारों में विस्फोट की तैयारी कर रहे थे आतंकी। अब तक कुल 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए। कल 6 लोगों को पकड़ा गया था। उनसे मिली लीड के आधार पर अब 3 और पकड़े गए और इस तरीके से इनकी तादाद अब तक 9 हो चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा सबसे पहले इनके टारगेट में था, इन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और लोगों को जोड़ा था साथ में। अब धीरे धीरे करके उन सबके नाम खुल रहे हैं। पुनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, सबसे पहले तो ये जो 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बारे में बताइए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के साथ ही एटीएस यूपी भी काम कर रही थी। लगातार 6 लोगों को उत्तर प्रदेश से पकड़ा, जिसको कि दिल्ली पुलिस के हवाले किया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 और लोगों को पकड़ा। फिलहाल आप विंडो में हैं, स्टैटिक रहिए, आप हिल रहे हैं बहुत ज्यादा, स्टैटिक रहिए और जानकारी दीजिए प्लीज। हाँ, आप अपनी बात कहिए। यानी कि अभी तक कुल 9 लोगों को पकड़ा गया है। स्पेशल सेल ने 9 लोगों को अभी पकड़ा और मेरे ठीक पीछे ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दफ्तर है, इसमें उन 9 लोगों से पूछताछ करे। 3 और लोग हैं जिनसे पूछताछ करी। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी, आतंकियों की गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने शो की है, जबकि अभी 3 से लगातार मेरे पीछे इस स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। 6 लोगों का उत्तर प्रदेश से पकड़े जाना अपने आप में पूरी तरह चौंकाता है। खासतौर से अब जब लगातार इन 9 लोगों से पूछताछ चल रही है तो स्पेशल सेल चौंक गई है, क्योंकि पंजाब में अगस्त में कुछ हथियार पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए थे ड्रोन के जरिए, और जो हथियारों का जखीरा इनके पास से मिला है, कहीं ना कहीं स्पेशल सेल को लगता है कि ये हथियार उन पाकिस्तान से गिराए गए हथियारों से मिलते जुलते हैं। तो ये तमाम चीजें अपने आप में स्पेशल सेल को चौंकाते हैं। साथ ही स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 5 से 7 आतंकी और हैं जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल जो गिरफ्तार आतंकी है उनके कब्जे से जखीरा बरामद हुआ, हथियारों का आईडी बरामद हुई है, और ये लोग भीड़ भरे बाजार और जो धार्मिक स्थल थे उनको निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी तो हमारे पास है। पुनीत, आपने ये जो एडिशनल जानकारी दी है, जिसके मुताबिक आपने बताया कि 3 लोग और पकड़े गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें माना जा रहा है कि शामिल हैं और उन तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपने ये बताया कि जो हथियार हैं
वो उन हथियारों से मिलते जुलते हैं जो ड्रोन के जरिए सीमा के इस पार लाकर गिराए गए थे, और उससे बहुत ज्यादा मिलना जुलना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हथियार एक्चुअली आए कहां से हैं। 5 से 7 और आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है, यह अहम खबर मैं आपको बता दूं। स्पेशल सेल के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, 5 से 7 आतंकियों की और गिरफ्तारी हो सकती है। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि 5 से 7 आतंकी और हो सकते हैं। हालांकि उतनी ही इंफॉर्मेशन डाइवर्ज की जा रही है, उतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो इस केस की सेंसिटिविटी के हिसाब से दी जा सकती है मीडिया को। मतलब यह भी मुमकिन है कि यह 5 से 7 से कम हो या 5 से 7 से बहुत ज्यादा। हालांकि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसके बारे में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट, उनका कल ही शाम यह कहना था कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ जीरा है ऊंट के मुंह में। ये असल में जितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उस हिसाब से बस चंद लोगों की गिरफ्तारी है। मतलब ये कितनी बड़ी साजिश है, और इस साजिश का सूत्रधार कौन है, इस साजिश के कंपोनेंट्स कौन कौन है इसमें शामिल। अमजद अयूब मिर्जा जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं मेरे बिल्कुल नीचे विंडो में, आपको देखिए, वो आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। एग्जाइल में है लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि उनकी जान को खतरा है इसलिए वो कहां से जुड़े हुए हैं वो लोकेशन में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है। इनके सूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रॉ के अधिकारी रह चुके हैं, और आपको ये बता सकते हैं कि ये जो सब चल रहा है, जो हमको दिख रहा है, उससे कितना ज्यादा वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ वाईसी पवार जुड़ रहे हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई। वो हमको ये बताएंगे कि आज एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कहा कि कोटा से जिसकी गिरफ्तारी की गई है उसके पास एक्सप्लोजिव और हथियार नहीं थे, इसका मतलब क्या है, जरा उनसे और इलेबोरेटेड तरीके से समझेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक पत्रकार मित्र सज्जाद तरीन, उनके साथ बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस साजिश से हासिल क्या। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, इसके अलावा आपको अश्विनी पांडे मुंबई से जानकारी और ज्यादा पहुंचाएंगे। कासफर कलासरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं अमजद अयूब मिर्जा के साथ, जिन्होंने कल शाम ये कहा था ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये गिरफ्तारियां। क्यों लग रहा था उनको ऐसा, ये बहुत, क्योंकि आगे मैं इसमें एलैबोरेशन में जाने वाला हूं अमजद अयूब मिर्जा। अभी शुरुआत में सिर्फ ये बता दें कि आपको उसी समय ये क्यों लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया दिनेश, गौतम जी बहुत आपका शुक्रिया। बात यह है कि हमें कल इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि ये जो पब्बी में 530 आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, पहले हमें ये जानकारी आई थी कि ये कमांडो ट्रेनिंग हो रही है। कल ये जानकारी आई है कि नहीं, ये कमांडो ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे हैं। यही रोकूंगा आपको अमजद अयूब मिर्जा साहब, इतने पर ही रोकूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खबर हम तक पहुंचाई उसके आधार पर अपने दर्शकों से इलैबोरेटेड चर्चा में जब करूंगा तब आपके इनपुट्स काम आएंगे। पब्बी, ये जगह का नाम सुन लिया ना आपने। अब आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो अमजद अयूब मिर्जा आपको बताएंगे पब्बी इस समय क्यों खतरनाक है। लेकिन अब आगे मैं चलूं एनके सूद साहब के पास, रॉ के पूर्व अधिकारी। सूद साहब, ये कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक साजिश है ये? देखिए, फिर कट गई सर मैं सुन रहा हूं, आप सुनाई दे रहे हैं सर, बोलिए। जी हाँ, देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि रॉ, आईबी और जो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है बहुत बेहतरीन काम किया है। और क्या होता है कि अगर हम एक भी ऐसे इंसिडेंट को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद 10 ऐसे इंसिडेंट हैं जो रुक जाती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अब हमको पता था कि यहाँ पे तालिबान आने से पाकिस्तान से दोबारा से ऑफेंसिव होने वाला है और इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जिस तरीके से आतंकी हमला करने वाले थे, आप सोचते हैं कि 2014 के बाद से इंडिया में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, सिर्फ कश्मीर को छोड़ करके। और इसके बाद जो है पाकिस्तान बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था। जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की टेल्स अप हैं और पाकिस्तान सोचता है कि उसको अथॉरिटी मिल गई है कि वो इंडिया में या किसी पार्ट में आतंकी हमला कर सके। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूँगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अब ये इंतजार ना करे कि यहाँ पे पुलवामा होगा तब हम बालाकोट करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि बालाकोट करे, पुलवामा होगा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम का जब से नाम आया, जब महाराष्ट्र के अंदर पिछले 2-3 साल से अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, बाकी लोग थे, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से वहाँ पे अंडरवर्ल्ड ने दोबारा से रोल अप्लाई करना शुरू किया है आईएसआई के कहने पे, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 1993 का ब्लास्ट केस को ओपन करे और जो
एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी उसको पब्लिक के सामने लाए सर। और जो भी उसमें पॉलिटिशियंस या लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन दें। सर मैं आपके पास हमारी वापस गवर्नमेंट को लौटता हूं। जहां एनके तक हम सूद बात साहब का करते हैं बहुत क्योंकि बड़ा उनके स्टेटमेंट है। घर में ये स्टेटमेंट आपके लिए मैं दोहरा देता हूं। रॉ के एक पूर्व अधिकारी अगर ये कह रहे हैं कि पुलवामा का इंतजार मत कीजिए कि उसके बाद आप बालाकोट करेंगे, बालाकोट कीजिए तो पुलवामा नहीं होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि डिफंक्ट हो चुका था अंडरवर्ल्ड, लेकिन पिछले 3 सालों से इसकी एक्टिविटीज एक बार फिर से बढ़ गई हैं और जब से तालिबान वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुआ है, पाकिस्तान टेरर मशीनरी में एक बार फिर से ऑयलिंग करने लगा है, एक बार फिर से उसको चलना शुरू। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, शायद आपको आवाज नहीं आ रही है। इनके सूद साहब को मेरी आवाज जाए, इंश्योर कीजिए। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एनएन वोरा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें जितने भी लोग हैं वो कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको सामने लाएं, कटघरे में खड़ा करें और मुंबई ब्लास्ट केस को एक बार फिर से ओपन करें और देखें कि कौन से लोग थे जो बच गए थे। सूद साहब का कहना यह है, क्या कहना है इस पर पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर का? उनके पास चले उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं मैं, TV9 भारतवर्ष के पास आतंकी जॉन मोहम्मद का ऑडियो। ऑडियो में अपने साथी फैयाज से बात कर रहा है जॉन मोहम्मद। दोनों के बीच पुलिस अधिकारी से मिलने की हो रही है बातचीत। मुंबई के धारावी का रहने वाला है जॉन मोहम्मद। दिल्ली माफ कीजिए, पुलिस ने मुंबई दिल्ली रेल रूट पर कोटा से किया था गिरफ्तार। यह स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने की थी यह गिरफ्तारी। बातचीत क्या थी, क्या इशारा मिल रहा है उससे, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है भाई? अब भी घर पे आया भाई, अब भी जस्ट। तो क्या करेंगे? कल का रखो ना हाँ? भाई, कल का रखो ना। अरे कल मेरे को यार दोपहर के बाद में चले जाऊंगा। सुबह का रखते क्या 11-12 बजे का? तो बोलो। 10:30 11 बजे हाँ सुबह में 10:30 बजे के टाइम पक्का पक्का। मिल ही जाएगा ना ऑफिसर? हाँ हाँ। ठीक है चलो। अभी नहीं हो सकता 9, 10, 11, 12 बजे तक? नहीं अब भी मैं जस्ट आ गया। तो पूछ के देख लो ना भाई, 10-11 बजे तक होता है तो जाके करा लेते ना। सुबह में चलो ना समीर, मैं सुबह में मैं करवा दूंगा 10:30। चलो ठीक है भाई, सुबह जाते हैं। चलो ठीक है। ये बातचीत जो आप सुन रहे थे, ये एक बहुत खतरनाक साजिश के बुने जाने का हिस्सा है। वो पूरी तस्वीर क्या है, अश्विनी हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। अश्विनी, ये जो बातचीत आपने हम तक पहुंचाई और हमने दर्शकों तक पहुंचाई, ये एक्चुअली एक एक्सेप्ट क्या बता रहा है, किस समय का है और किस लिए ये मुलाकात के तमन्नाई है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी देखिए, ये फयाज और जान मोहम्मद के बीच बातचीत, पैसे नहीं आए हैं इसके अकाउंट में, कहीं से आने थे। उस पैसे के नहीं आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बातचीत हो रही है। फयाज पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को जानता था और यही वजह है कि जान मोहम्मद ने इसे संपर्क किया और पुलिस स्टेशन में जाकर एनसी दर्ज करनी थी। लेकिन जब ये दूसरे दिन मिले तो इन्होंने उस कंप्लेन यानी जो शिकायत करने की बात इन्होंने एक दिन पहले फ़ोन पर की थी, संभवतः 8 या 9 तारीख को। उसके बाद ये दोबारा इस विषय पर कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। यानी कि हो सकता है कि इसके अकाउंट में पैसे आ गए हों, और क्या ये जो पैसे आने वाले थे, ये क्या पैसे किसी टेरर मॉड्यूल के ज़रिए आ रहे थे, किस काम के लिए आ रहे थे? क्योंकि अब जान मोहम्मद पकड़ा जा चुका है, ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये पैसे कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी के लिए आ रहे थे। अब देखना होगा कि ये पैसे कहां से आए थे, किसने भेजे थे, ये सब कुछ जांच का विषय बनेगा। किसी ऑफिसर के जरिए मिलने वाले थे जॉन मोहम्मद को? से परिवार के मुताबिक जी, ये किसी पुलिस वाले से मिलने वाले थे जहां पर ये अपनी शिकायत करना वाला। अश्विनी, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ, देखिए अश्विनी क्या बता रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं। वहां सूद साहब ने अभी क्या कहा कि वोरा कमेटी निकालिए, उसकी रिपोर्ट निकालिए और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ा कार्टेल, बड़ा नेक्सस दिखाई दे रहा है। कहीं कोई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, कहीं कोई ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तो उन लोगों को इसी वक्त पकड़कर अगर उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो फिर इस साजिश को रोकना इन गिरफ्तारियों से, सिर्फ इन गिरफ्तारियों से शायद मुमकिन ना हो पाए। मैं जाऊंगा इस बात पर पवार साहब से बात करने। यह अहम खबर आपको बताने के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का
खुलासा हुआ है। भारत में हमले के लिए पाकिस्तान तैयार कर रहा है फिदायीन हमलावर। 500 से ज्यादा फिदायीन हमलावरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। मुजफ्फराबाद, पियोन, गिलगिट बाल्टिस्तान, पब्बी, वो नाम जो अभी लिया अमजद अयूब मिर्जा ने, वहां है आतंकी कैंप। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का यह बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए लाए जा रहे हैं तालिबानी। ये खबर जहन में रखिएगा। इस पर मैं जा रहा हूं अमजद अयूब मिर्जा के पास, कुछ ही देर में लूंगा उनसे रिएक्शन, लेकिन पहले पवार साहब आपके पास, इधर वालों का क्या करें? यहाँ ये बाहर के जो है वो तो अलग बात है, यहाँ के उनके जो सपोर्टर्स है, ये इसमें पुलिस में है, इसमें जनता में है, इसमें पॉलिटिशियंस में है, ये सारे लोग जो इनके हाथ पांव यहाँ गड़े हैं इंडिया में, उनको पहले तोड़ना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जब तक के वो नहीं पकड़े जाते तब तक के बाहर वाले काम अपना करते रहेंगे। दो बातें और एक बार ये पकड़े गए तो बाहर वाले कुछ नहीं कर पुलिस पाएंगे। की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर माफ कीजिएगा, उसका मतलब मैं समझना चाहता हूं। एक बात ये कही गई मुंबई पुलिस की तरफ से कि आप देखिए ये जो डी कंपनी है ये लगभग डिफंक्ट है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। दूसरे ये कहा गया कि जब गिरफ्तार किया गया है जॉन मोहम्मद को कोटा से, उसके पास कोई एक्सप्लोजिव और वेपन नहीं थे। इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब मुझको समझाइए सर। नहीं, उसके पास में वेपन्स थे नहीं थे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर टेररिस्ट, हर प्लानर के पास में वेपन वो लेके घूमता नहीं है। जो प्लानर है, जो प्लानिंग करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसके पास में वेपन होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसका कारण भी नहीं है होने का। उसके पास में वेपन मतलब पैसा होगा कहीं तो उसके थ्रू वो काम कर सकता है सब। और जो पहला स्टेटमेंट है वो मुझे समझा नहीं बराबर, पहला मुंबई पुलिस का जो पहला स्टेटमेंट था वो जरा बताइए आप। जी, उन्होंने ये कहा, एक तो आपने इस बात का इसको आपने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ हथियार रखने पर किसी को पकड़ा जाएगा ये आवश्यक नहीं है। हथियार और एक्सप्लोजिव नहीं थे, लेकिन अगर वो उस टेरर डिजाइन का हिस्सा था, वो पैसों का लेन देन या किसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में लगा हुआ था, तो उसको पकड़ा जा सकता था और इसलिए पकड़ा गया। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो कहा गया कि डी कंपनी डिफंक्ट हो चुकी है, वो लगभग जीरो हो चुकी है, क्या ऐसा है? क्योंकि अभी सूद साहब कह रहे हैं कि 3 साल से तो रीएक्टिवेट हो गई। नहीं, गलत है। डी कंपनी डिफंक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि डी कंपनी दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन उसके लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डी कंपनी डिफंक्ट हो गई है। डिफंक्ट तब तक के नहीं होगी जब तक के उनके यहाँ के जो लोग हैं, जो वो शायद पॉलिटिक्स में होंगे, शायद पुलिस में होंगे, शायद कस्टम में होंगे और अलग अलग जगह होंगे, ये जब तक के एक्टिव है तब तक के डी कंपनी एक्टिव रहेगी, वो डिफंक्ट नहीं होगी। पैसा ही जिनका ईमान है और जो कहीं भी बिकने के लिए तैयार हैं, उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। डिफंक्ट नहीं हुआ है और वहां अगर कराची में दाऊद मौजूद है तो वहां से वो स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है। इसी उसकी अहमियत की वजह से आईएसआई उसको वहां पाल रहा है। सज्जाद तरीन के पास मैं चलूं, लेकिन उससे पहले अमजद अयूब मिर्जा के पास मैं जाना चाहता हूं। ये जो खबर मैंने आपको बताई, जो एक्चुअली अमजद अयूब मिर्जा के जरिए हम तक पहुंची है कि 22 एंट्री पॉइंट्स हैं। ये जो आतंकवादी यहां पहुंच रहे हैं, इनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिल रही है। जीशान और उसामा दोनों पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं, हालांकि इनकी ट्रेनिंग हुई है थट्टा में। यहां पर कई जगहों पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बल्कि लॉन्च पैड हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, और उन एंट्री पॉइंट्स का जिम्मा पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग ऑफिसर्स को दिया गया है। अमजद अयूब मिर्जा, इलैबोरेट करें। जी बिल्कुल, ये जो 30 कोर है, 30 कोर, उसको 4 एंट्री पॉइंट्स का जिम्मा दिया गया है। 12 डिवीजन को 7 एंट्री पॉइंट्स का, FCNA जो नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, उसको 6 और 23 डिवीजन को 5। इस तरह 22 लैंड रूट से एंट्री पॉइंट जो है इनको जिम्मेदारी दे दी गई है इनको। और इसके अलावा एक और चीज हो रही है, वो ये कि नेपाल और बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसियों को ये कहा गया है कि जो लोग इंडिया से वहां आएंगे उनके इंडियन पासपोर्ट वो रख लेंगे, उनको नया पासपोर्ट जारी होगा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, और वो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे और ग्रीन चैनल से निकल के अपने जो उनको लेने आए उनके साथ चले जाएंगे।
और ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वापस वो बांग्लादेश या नेपाल आएंगे, एम्बेसी में ये पासपोर्ट जमा कराएंगे, वहां से इंडियन पासपोर्ट लेके वापस इंडिया आएंगे। तो बहुत सारे रास्तों से ये इंडिया में आ रहे हैं और टोटल हमारी इतला है कि 2500 के लगभग ये सुसाइड बॉम्बर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पुराने जो ट्रेनिंग कैंप से उनको एक्टिवेट किया गया है। पुराने ट्रेनिंग कैंप रीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। सर मैं आपके पास आता हूं, हमज़द अयूब मिर्जा, दो बातें, तीन पहलू बल्कि समझ लीजिए। मसलन ये यहां पर ओसामा की और कमर की ट्रेनिंग कहां हुई थी? ये हुई थी ठट्टा में। ठट्टा ले जाए गए थे ये मस्कट से, फिर समुद्र के रास्ते, मतलब ये बांग्लादेश से, नेपाल से और हिंदुस्तान से जिन लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है उनकी ट्रेनिंग वहां होती है और उनको वापस फिर जिन मुल्कों के जरिए वो जाते हैं उन्हीं मुल्कों के जरिए वापस भेजा जाता है ताकि सीधे सीधे पाकिस्तान दिखाई ना दे। और यहां उधर अफगानिस्तान से आने वाले टेररिस्ट को और उधर जो पाकिस्तान से लोग रिक्रूट किए गए हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम, फिदाइन बनाने का काम किया जा रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। बाद में उनके लिए एंट्री पॉइंट्स सुनिश्चित किए जा रहे हैं जहां एंट्री कराने की जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की है। यह खबर एक बार फिर से आपके लिए दोहराता हूं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक्टिविस्ट हमज़द अयूब मिर्जा का यह बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ के लिए 22 नए एंट्री पॉइंट बनाए। इस खबर को फ्लैश कीजिए। नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, यूके के युवाओं को आतंक की राह पर भटकाया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं आतंकी। अब आइए जरा देख लीजिए वो कौन सा इलाका है और कहां इन पापियों की ट्रेनिंग हो रही है, कहां इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। मजहब का मुलम्मा चढ़ाकर उन लोगों के अंदर कभी अगर आत्मा उनकी झकझोरे, कभी उनके अंदर ग्लानि आए, कभी उनके अंदर पछतावा आए, तो मजहब का मुलम्मा उसकी चाशनी में इस सबको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है जरा वो भी समझिए। मुजफ्फराबाद, पियोन, गिलगिट, बाल्टिस्तान, पब्बी, पाकिस्तान में ये है फिदाइन सेंटर। ये कहां कहां फैले हैं ये जगह मैंने आपको बताई, जरा नक्शे में भी देख लीजिए। ये भारत आपको दिखाई दे रहा है और ये है वो हिस्सा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जिसमें पाकिस्तान काबिज है। और यहां के इलाके देख लीजिए, मुजफ्फराबाद, पियन, गिलगिट बाल्टिस्तान, ऊपर वाला इलाका पब्बी, वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहां पर फिदाइन बनाए जा रहे हैं जिनको यह बताया जा रहा है तुमको मरने के बाद हूरें मिलेंगी, जहां मर के जाओगे वहां तुमको शराब का दरिया बहता हुआ मिलेगा, उसके बाद जाना मौज मेले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहां मरोगे, न जाने कितने मासूमों को मारोगे, लेकिन क्योंकि तुम यह मजहब की राह में कर रहे हो इसलिए जैसे ही तुम्हारी आंखें दूसरी दुनिया में खुलेंगी उसके बाद न जाने कितनी हूरें और शराब के दरिया तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इस तरीके से ब्रेन वॉश करके, जिसका ब्रेन वॉश लालच के जरिए किया जा सकता है, लालच देकर, जिसका जरिया मजहब के कुछ दूसरे पॉइंटर्स दिखाकर यह बताकर कि दूसरा तो काफिर है इसको मार डालो, चाहे जिस भी तरीके से इंसान को इंसान के खिलाफ कैसे खड़ा किया जा सकता है, इन कैंप्स में सिखाया जा रहा है जहां फिदाइन तैयार किए जा रहे हैं। और फिर फिदाइन को क्या किया जा रहा है? इन फिदाइन को दी जा रही है एंट्री। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आतंकी घुसपैठ के लिए 22 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं और ये लोग पकड़े कहां से जाते हैं? न सिर्फ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बल्कि इनको नेपाल से, बांग्लादेश से, भारत से पहले पकड़ा जाता है, दूसरे मुल्कों के रूट के जरिए समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है और वापस ट्रेन करके इनको हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। इस तरीके से टेरर का ये पूरा कारोबार चलाया जा रहा है और ये फिर से बहुत तेजी के साथ ये मशीनरी टेरर की काम कर रही है क्योंकि पाकिस्तान इसमें लगातार इसकी ओवरऑलिंग करने में लगा हुआ है। तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज हो जाने के बाद से इन सब के हौसले बहुत बुलंद हैं। सज्जाद तरीन के पास मैं चलना चाहता हूं। सज्जाद तरीन, ये पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं इसलिए स्पेसिफिकली मैं आपके पास आ रहा हूं कि इसमें क्या वहां पर वो लोग भी हैं जो इसके खिलाफ खड़े होते हैं और कहते हैं मत करो इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा और इस जगह वाकई खित्ते में अमन रहने दो? देखें, मैं आपको अर्ज करूं, ये जितनी आपने बातें कही हैं, जो कुछ आपने कहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी तौर पे वजह ये है कि राह जो है वो नाकाम हो गई है दुनिया भर में और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में। कलभूषण जो था वो राह का एजेंट था, वो हमने पकड़ा, पूरी दुनिया के सामने उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा हूँ, मैं बलोचिस्तान में कराता रहा हूँ, मैं कराची में कैंप, दहशतगर्दी के कैंप चलाता रहा हूँ। पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए, पूरी दुनिया के सामने हमने बताया। इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इंडिया में मसाइल बहुत ज्यादा है,
जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा है वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उस तरफ से हटाने के लिए उनको ये खौफ दे रही है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, उनको खौफ देना चाहती है ताकि असल जो है वो उनके मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो ना आए और मौजूदा जो आपका हुक्मरान है, मोदी जो हुक्मरान है, उसके खिलाफ वो इनकलाब बर्पा ना कर दें। जैसे कि पंजाब के सारे काश्तकार वहां जमा हो गए थे, किसान वहां जमा हो गए थे, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और ये बाकी इश्यूज को वो हल करने में नाकाम हो गया है। लिहाजा राह ने अब ये सिर्फ पाकिस्तान के सज्जाद तरीन, ये क्या टीटीपी का भी खौफ नहीं है आपको? इनका हकीकत क्या कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके यहाँ? को पकड़ के हमने पेश कर दिया सबके सामने कि ये टेररिस्ट है और उसने क्या कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके यहाँ? ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया, कहां मारा गया? दाऊद इब्राहिम कहां पर है इस वक्त? थट्टा कहां है जहां ये शुगर मिल में ट्रेनिंग कराते हैं आप? बहुत अच्छी शक्कर बनाते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं आप। सज्जाद तरीन, ये सब ख्वाब आ रहे हैं दुनिया को, और आपके यहां लगता है बड़ी प्योर अफीम पहुंच रही है अफगानिस्तान से। रॉ को फेल बता रहे हैं ये। रॉ को फेल क्या, आप इंसानियत को फेल कर रहे हैं। मैं इस पर आपके पास आऊंगा और जवाब लूंगा। इन हथियारों की कोई जगह नहीं थी दुनिया में, ना एजेंसियों के तौर पर इंसानों को काम करना पड़ता अगर आप लोग इस तरीके के मंसूबे पालकर ये षड्यंत्र नहीं रच रहे होते। सज्जाद तरीन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा खुलासा आपको बता दूं। पकड़े गए 2 आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है। पाकिस्तान के थट्टा इलाके में ओसामा और जीशान को ट्रेनिंग दी गई। 26/11 के आतंकी अजमल कसाब को यही ट्रेनिंग दी गई थी, एक खाली पड़ी शुगर मिल के अंदर। आईएसआई और पाकिस्तान की नेवी एलीट फोर्स ने आतंकी ट्रेनिंग दी। तो आप जिसको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के हमारे मेहमान जिसको समझ रहे हैं हंसी ठट्टा, कहां है वो ठट्टा और कैसे एक दिन इनके अपने लिए भी भारी पड़ने वाला है। पहले ये चेहरे देख लें आप। इनमें से 2 चेहरों को वहां ट्रेनिंग मिली है जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, वो जगह जिसका नाम है थट्टा। इनमें से जीशान कमर और ओसामा, ये जो चेहरे आपने देखे, उनको ट्रेनिंग दी गई है थट्टा में। थट्टा कहां है जरा वो देख लीजिए। अगर आप इसको मैप में देखने जाएंगे तो कराची से पूर्व की तरफ आपको, जब पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो वहां आपको थट्टा ये जगह मिल जाएगी। और ये थट्टा जो जगह है ये क्योंकि ग्वादर पोर्ट के करीब है। ग्वादर पोर्ट पहुंचने के लिए अभी जैसे ये लोग ले जाए गए थे, मस्कट के जरिए ले जाए गए थे। मस्कट से इनको नावों में छोटी छोटी दूरी तय करके समुद्र में नावें बदल दी जाती थी ताकि इनको लोकेशन और उसके बाद कौन से नाविक थे, क्या थे, उनका ज्यादा परिचय, उनकी बातचीत ना समझ में आए और चीजें पूरी तरह खुले नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको चेंज किया जाता था। और उसके बाद यहाँ ग्वादर पोर्ट लेकर आ गए। ग्वादर पोर्ट वही जगह जहां से ऊपर सी पैक निकाल रहा है चाइना। खैर, ग्वादर पोर्ट ले आए जाने के बाद इनको ले जाया जाता था एक जगह और वहां इनको हवाले किया जाता था उन लोगों के जिनको आगे ट्रेनिंग देंगे, जिसको अफकारी कहा जाता है। वो ट्रेनिंग जो 15 से 20 दिनों की होती है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो मैप है जहां थट्टा में ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसमें कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं, कई खाली पड़ी शुगर मिल्स हैं। अब यहाँ जो पहले कामकाज के लिए, कारोबार के लिए जो कई कैंपसेस बनाए गए थे वो खाली हो गए हैं और अब इनको ये लगने लगा है कि यही एक इंडस्ट्री ऐसी है, आतंक की इंडस्ट्री, जिससे पाकिस्तान का भला हो सकता है, जिससे कभी डॉलर कमाए जा सकते हैं, कभी युआन। खैर, आतंक का अड्डा पाकिस्तान का थट्टा, जहां तैयार होते हैं आतंकी कसाब। कई आतंकी गुटों का ट्रेनिंग ग्राउंड है ये। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है ये। यहां ट्रेन किया जाता है उनको। थट्टा में मौजूद फार्म हाउस में इनको दी जाती है ट्रेनिंग। ओसामा जीशान को बम बनाने की ट्रेनिंग यहां मिली। आईएसआई की मदद से आतंकियों को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसमें ट्रेनिंग में ये सब हिस्सा होता है, कैसे इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना है आरडीएक्स के जरिए, कैसे उसको बॉम्ब की शक्ल देना है, कैसे डेटोनेट करना है उसको वक्त आने पर। अगर आपके पास हथियार हैं, AK-47, छोटे बड़े हथियार चलाना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, ये जरा देख लीजिए। बंद चीनी की मिल, वो चीनी की मिल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यहां आपको दिखाई दे रहा है इस लाल दायरे में। इसको क्लोज करके दिखाइए प्लीज, इसको क्लोज करें और ये देखिए ये बंद पड़ी, ये सैटेलाइट इमेज है, इसलिए ऊपर से ली गई इस तस्वीर में आपको इस कैंपस का भान मिल रहा होगा। ये असल में जो छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है, जब एक्चुअली आप यहां जाते हैं तो कई स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है जहां कई इस तरीके की चीनी मिले हैं और उसके अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीधे सीधे सैटेलाइट तस्वीरों की पकड़ में कैंप ना आए, कोई तस्वीर ना ली जा सके, इसलिए इस तरह की बंद जगहों का इस्तेमाल भी किया जाता है। फार्म हाउसेस भी बने हुए हैं यहां, जहां ट्रेनिंग कैंप, जहां पर ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसको सीधे सीधे
जिससे ये एम्प्लॉय ना हो, को एस्टेब्लिश ना कर पाए कि एक्चुअली यहाँ कौन सी ट्रेनिंग चल रही है। और यहाँ से बहती हुई ये नदी, ये पठान कॉलोनी, एक्चुअली उस जगह को एस्टेब्लिश करने के लिए, बताने के लिए आपको ये बाकी इसके माइलस्टोन्स और बाकी आसपास की जगहें बताई जा रही हैं। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक्चुअली कहाँ है, ये इस नक्शे के जरिए आपने देखा। और ये वो दो चेहरे आप देख रहे हैं जिनको यहां पर ले जाकर ट्रेन किया गया है। ये है ज़ीशान कमर और ओसामा। इन दोनों को इसी जगह पर ट्रेनिंग मिली है, थट्टा में, जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। और इसके लिए ये चेहरा जो आप देख रहे थे दाऊद इब्राहिम का, ये क्यों? क्योंकि इसके जरिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इनको ले जाना, पहले इनके वहां से ओमान मस्कट तक जाने की तैयारी करना, वहां से फिर उनको कैसे लाया जाना है लॉजिस्टिकली, ये इंश्योर करना, हवाला के जरिए पैसे भेजना, इनको एक्सप्लोजिव मुहैया कराना, सुरक्षा एजेंसियों की जांच आए बगैर कैसे एक्सप्लोजिव हथियार पहुंचाए जा सकते हैं, ये इंश्योर कराना। और उसके बाद इनको ये बताना कि तुम्हारा टारगेट कहां पर कौन है, और फिर बाकी एग्जीक्यूशन का काम ये सब करते हैं। सज्जाद तरीन ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया। कशवर कलासरा अगर हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। कशवर कलासरा को लाएं प्लीज स्क्रीन पर। कशवर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या इस बात को वहां खातिर में लाया जा रहा है या वहां के सिस्टम का यह हिस्सा बन चुका है और ये मशीनरी ऐसे ही रन करेगी? मेरी आज सुबह ही बात हुई है यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, वहाँ के अथॉरिटीज से। उनके उनसे मैंने पूछा कि इस किस्म की बातें हो रही है इंडियन मीडिया में, तो आपका क्या मौकफ है? उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते। हाँ, अलबत्ता इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मीडिया घर में बना के खबर नहीं लाती है। कशवर कलासरा, ये बताइएगा उनको, ये पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने एज इट इज दिखाया है और उसके बेसिस पे और जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची हैं उनको सबूत के साथ, तथ्यों के साथ सामने रखना है। खैर, अपनी बात पूरी कीजिए कशवर, आपकी बात बीच में आवाज चली गई थी। जी बिल्कुल। तो मेरी उनसे बात हुई ना कि थ्रू प्रॉपर एक चैनल होता है। जिस तरह उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि जब ये दाऊद इब्राहिम की बात चली थी तो 6 एड्रेसेस उन्होंने दिए थे, और हमने इंडियन ऑफिशियल जो जहां पर है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं, उन्हीं 6 एड्रेसेस पे जाके उनके साथ छापे मारे। उन्हीं के सामने पता चला कि वहां पे वो लोग मौजूद नहीं है जिनके वो एड्रेस दिए गए थे। तो अब मुझे ये मौकफ ये मिला है TV9 भारतवर्ष को, पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री से, कि अगर एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और ये पता चलता है कि वहां पे पता मैं किसी जगह हम कभी ये बात, आप भी जानते हैं किया जा सकता है, लेकिन अगर थ्रू प्रॉपर चैनल इंफॉर्मेशन भेजी जाती तो उसामा बिन लादेन भी ना मिलता एबटाबाद में, क्योंकि वही चैनल तो सारा काम कराते हैं। यही तो बता रहे हैं हमजद अयूब मिर्जा की किस तरीके की इससे वहां की मशीनरी सपोर्ट करने में लगी हुई है। यही तो बात हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात कही गई है, इसको सूद साहब कैसे लेते हैं? सूद साहब, ये कहा जा रहा है वहां पर रॉ फेल हो गई और यहां के हुक्मरान अपनी नाकामी छिपाने के लिए दे आर फाइटिंग विद द विंड मिल्स। ये अपना 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 बनाया हुआ कोई एक भूत है पाकिस्तान का जो लोगों के सामने रख देते हैं। सूद साहब जी, सूद साहब को मेरी आवाज शायद पूरी नहीं पहुंच रही है, या पहुंच रही है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने पूरे तौर पर क्या कहा। इसको समझने के लिए जरा हमजद अयूब मिर्जा के पास मैं ये जानना चाहता हूं। हमजद अयूब मिर्जा, ये जो आप कह रहे हैं कि रीएक्टिवेट हो गए कैंप, एक बार फिर से वहां सैकड़ों फिदाइन बनाए जा रहे हैं, 22 एंट्री पॉइंट से इनको एंटर कराया जाएगा वगैरह, और आपने ऑफिसर्स के नाम लेकर इसमें बताया है कि उसमें कौन कौन से शहर, शमशाद और कई नाम आपने लिए, उनको बाकायदा ये जिम्मेदारी, अगर इस तरीके से वहां की मशीनरी काम कर रही है तो किस प्रॉपर चैनल की बात की जा रही है? प्रॉपर चैनल मैं बता देता हूं आपको। प्रॉपर चैनल ये है कि कलासरा साहब जो है ये इंफॉर्मेशन लेने पहुंच गए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। अगर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पर जाने के बजाय इनको चाहिए था ये पब्बी जाते और पब्बी में जाके कैमरा, मोबाइल फोन लेके जाते और वहां वीडियो बनाते और वहां पे चेक करते सारा। ऐसा करने वाले जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है? काउंटर जी, कितने दिनों तक जिंदा रहने की गारंटी रहती है ऐसे जर्नलिस्ट के? तो फिर छोड़ दे जर्नलिज्म। हम भी तो कर रहे हैं ना। हमने जिला वतनी कबूल कर ली, छुपना कबूल कर लिया। 1 साल से बीवी बच्चे को मैं नहीं मिला, जैसे मैं रह रहा हूं मैं जानता हूं। तो फिर या तो जर्नलिज्म करना है तो फिर ऐसे करो, नहीं तो कालम नगारी करो।
कोई और काश्वर काम कलासरा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? काश्वर कलासरा, मैं अभी 3 घंटे के बाद ही वहां से निकल जाऊंगा। आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए कि कहाँ पे ठट्टा में या कहाँ पे कश्मीर में है। मुसलमान हूँ, मेरी बात पे आप यकीन कीजिए। ये टीवी 9 की कमिटमेंट समझिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन ना दिया करें हमें। हमने बड़ी मुश्किल से टीवी 9 को खड़ा किया है। उसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। फॉर गॉड सेक आप मुझे बताइए, टीवी 9 वहां पे पहुंचेगा और आप नहीं पूरी दुनिया वहां पे देखेंगे। आप हमारी अमजद अयूब मिर्जा, आपने पप्पी जगह का नाम लिया, ठट्टा जगह का नाम लिया, जल्दी से इनको बताइए इनको किस जगह जाकर वो देखना है। हाँ जी, मैं बिल्कुल जाता हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है। इस वक्त ये वहां पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे इस वक्त 6 क्विक रिएक्शन फोर्स जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर ने डिप्लॉय करवा दी हैं। वहां राउंड द क्लॉक जो है वो पेट्रोलिंग हो रही है उस कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द। बंकर वहां पे खोदे गए हैं। उसके अलावा हैंग अराउंड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों में आम लोग घुल मिल जाते हैं सिक्योरिटी के, वो वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है। तो ये कहां पहुंच सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं आप मुझे बताइए, मैं उस जगह जाकर वहां की इन्वेस्टिगेशन करके मैं आपको लाकर दूंगा। ठट्टा तो जा सकते हैं, ये वहां तो देख सकते हैं क्या चल रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, अमजद अयूब मिर्जा बात करूं। उससे पहले आपको ये खबर बता दूं, स्पेशल सेल के सोर्सेज के हवाले से एक अहम एंगल आ रहा है इस खबर पर। ओसामा ज़ीशान को ठट्टा पहुंचाने वाला शख्स पाकिस्तान आर्मी का सदस्य था। यह है प्रॉपर चैनल। पाकिस्तानी सेना की वर्दी में घूमते थे आतंकवादियों के ट्रेनर्स, सादी वर्दी में घूमता था आईएसआई का बड़ा ऑफिसर। पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया इस बात का। मतलब आईएसआई वहां पर पहुंचा हुआ था, आईएसआई का ऑफिसर सादी वर्दी में, और वहां पर आर्मी के लोग पहुंचे हुए थे। और आर्मी के यहां पर तो ऑफिसर्स का नाम लेकर यहां अमजद अयूब मिर्जा बता रहे हैं कि किसको किस तरीके की जिम्मेदारी मिली हुई है। मतलब वहां पर अगर वहां आईएसआई इस तरह के लोगों को ट्रेन करने और उनको फिर दूसरी जगहों पर भेजने का काम कर रही है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉपर चैनल वहां पर कोई काम आप अंजाम देने के बारे में सोच सकते हैं। हिंदुस्तान ने जब डोजियर दिए, इस बात के सबूत दिए कि मुंबई अटैक के पीछे किन लोगों का और कैसी भूमिका थी, क्या उस पर कितनी और कहां तक कार्रवाई हुई है। आईईडी बनाना और प्लांट करना ये जरूर सिखाया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे बनानी है, विस्फोटक तो आपको मिल गया, लेकिन उसको बॉम्ब की शक्ल कैसे देनी है, उसमें डेटोनेटर कैसे लगाना है और वक्त आने पर उसको एक्सप्लोड कैसे करना है, ये पूरा सिखाया जाता है। AK-47 इसको पूरा खोलना, डिसमेंटल करना, ताकि एक बैग में, छोटे बैग में आ सके और फिर उसको बनाकर वो पूरी बंदूक बनाई जा सके। इसकी पूरी ट्रेनिंग, छोटी छोटी चाइनीज पिस्टल्स उनको बनाना, उनको उस समय डिसमेंटल करना, उसके बाद फिर से असेंबल करना और उसमें उसको लोड करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। मेंटेन करना उसको और चलाना। टारगेट की रेकी कैसे करनी है, कितने दिनों बाद आप अश्योर हो सकते हैं कि टारगेट का यही रूट है, यहीं से आता जाता है। रेकी करना, बम प्लांट करना, टारगेट की हत्या बिना हथियार के इस्तेमाल किए कैसे हो सकती है। अगर आपके पास कोई वेपन नहीं है तो कैसे टारगेट को शरीर के उन हिस्सों पर आप हमला करके मार सकते हैं जिससे वो मर जाए। किसी पर शक हो जाए तो उसे घायल करके मौके से भागना कैसे। अगर कोई आप पर शक कर ले तो फौरन उसको घायल करके मौके से भागना कैसे। भीड़ वाले इलाके में पीछा करने वाले से छिपना कैसे, उसको डॉज, उसको चकमा कैसे देना है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा, अस्कारी ट्रेनिंग का हिस्सा। ये ट्रेनिंग और उसके बरक्स हम लोगों की तैयारियां, ये जो हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग भी यहां गियर अप हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, सूद साहब ने इस बात को कहा कि हमको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और जल्द एक्ट करना पड़ेगा। सूद साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, ये हमारी मुस्तैदी है कि हम इसको वक्त पर रोक पाए। तैयारियों का लेवल और किस स्तर का होना चाहिए ताकि इसको और बेहतर, आपने ये तो कह दिया कि बालाकोट होने चाहिए पहले, इससे पहले कि पुलवामा हो। सज्जाद तरीन एक और बात कह रहे थे कि रॉ फेल हो गया है, जरा आप जवाब देना चाहेंगे इसका? देखिए, रॉ बिल्कुल फेल नहीं हुआ। ये लोगों को एक एक्यूज करने की बात आदत है कि जो आए रॉ फेल हो गया। अगर रॉ फेल होता तो यहाँ पे आतंकी हमला हो चुका होता। हमारी पुलिस वो सिर्फ डिपेंड करती है अगर कोई बाहर से आता है वो रॉ के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे NSA के ऑफिस में डिप्टी NSA बैठे हैं मिस्टर राजेंद्र खन्ना, वो रॉ के चीफ रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज है टेररिज्म के ऊपर। आप इवन अगर आपको बताओ कि जब उरी अटैक हुआ था तो रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी थी उरी अटैक की, जो लोकल कमांडर्स थे उनकी गलती की वजह से अटैक हो गया। उसके बाद इवन जब पठानकोट अटैक हुआ तो उससे पहले उसकी भी रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बाद लेकिन वहाँ के जो कमांडर्स हैं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। रॉ के देखा जाए तो मैं सोचता हूँ जो पिछली आधी जो फेल हुआ था वो हुआ था पुलवामा अटैक का।
लेकिन अदरवाइज रॉ की पूरी इंफॉर्मेशन रही है। अगर आज हिंदुस्तान सेफ बैठा है तो वो बैठा रॉ की वजह से, नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में अटैक होते रहते थे। अब जरा मैं जल्दी से पवार साहब आखिरी कुछ सेकंड्स में आपसे मैं कमेंट चाहूंगा। ये जो कहा गया कि वोरा कमेटी की रिपोर्ट पर एक्ट किया जाए, फिर से मुंबई केस रीओपन किया जाए, इस पर आपका ख्याल क्या है? नहीं, वोरा कमेटी का रिपोर्ट ओपन करेंगे, पॉलिटिकल विल होगा तो ये आगे के हमले हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग उसमें आइडेंटिफाइड है, कुछ जो लोग आइडेंटिफाइड है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो बाकी लोगों के ऊपर उसका चेक बैठेगा। और ये मुझको लगता है इस समय पॉलिटिकल बिल के हिसाब से इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज तक की सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल बिल का मुजाहिरा वो कर चुकी है। इसलिए ये भी आप आश्वस्त रहें कि बहुत जल्द कुछ बहुत निर्णायक और बहुत मुकम्मल भी होता हुआ दिखाई देगा। सारे मेहमानों का शुक्रिया करता हूं मैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का, अमजद अयूब मिर्जा, सज्जाद तरीन, आपका पवार साहब, महसूद साहब, आप दोनों का भी, पुनीत शर्मा और अश्विनी, बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।